हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। हम जब भी पेरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे हमें पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल हैव their atomic mass in the fractional values. Why they have their atomic mass in fractional values? We will discuss this in this topic, average atomic mass. Before studying atomic mass, average atomic mass, I will explain isotopes. We have studied this topic in 9th class. Isotopes को हम define कैसे करते हैं? Atoms of the same element which have same atomic number but different mass number is known as isotopes. मैंने आपकी सहूलियत के लिए definition लिख दी है. तो atoms of same element मतलब element क्या होते हैं उसके? सेम होते हैं, which have the same atomic number but different atomic mass. They are called isotopes. Now, a common example of isotope is hydrogen. Isotopes में डिफरेंस क्या होता है वो अभी हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के बाद में एक्सप्लेन करूंगी. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप अवेलेबल है. फर्स्ट है 1H1, 1H2, 1H3. And 1H1 is protium. इसमें जो 1 नीचे लिखा है दिस शोज द एटॉमिक नंबर एंड जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है दिस शोज द मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, प्रोटियम 1, ड्यूटेरियम 1 एंड ट्रिटियम 1. सिमिलरली अगर हम एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3. नाउ जो एटॉमिक मास या हम मास नंबर बोलेंगे इसको ज्यादा मोर प्रिसाइजली इट इज मास नंबर. तो मास नंबर बोलेंगे तो मास नंबर होता है A विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हम इसको दोनों को यूज करके क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और Z मीन्स क्या होता है? Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब हमें यहाँ पे पता पड़ गया कि in case of protium, 1 proton is present in the nucleus and its mass number is 1. तो we can calculate the number of proton. Number of proton तो हमने यहाँ लिखे ही हैं, इसको वापस प्रोटॉन की फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. एटॉमिक नंबर लिखा है. एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो दिस विल कम आउट सेम वैल्यूज. नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर एंड दिस विल कम आउट टू बी 0. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. इन केस ऑफ ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर इज सेम 1. हमने डेफिनेशन में लिखा एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा. एंड एटॉमिक मास 2 मतलब मास नंबर 2. तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 minus 1, 1 and number of electron 1. In case of tritium there will be atomic number 1, it means number of proton 1 and number of neutron will be equals to 3 minus 1, 2 and number of electron will be 1. इसका मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. इसीलिए इसका मास नंबर भी डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसी एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं. इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1/1837 टाइम्स लेसर होता है जिसको कि हम ओमिट करते हैं. क्योंकि अगर हम एक बहुत बड़े 1 kg का अगर हम सॉल्ट का कंटेनर ले लें और उसमें से कुछ पार्टिकल पिक करके साइड में निकाल दे और फिर उसके बाद हम उसको वेइंग मशीन पे रखें तो देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मास ऑफ सॉल्ट. सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है. तो यदि इलेक्ट्रॉन के मास को हम
नेग्लेक्ट कर रही है, क्योंकि हम अगर उसका मास लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास से उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अवेलेबल है, इसका मतलब यदि हम नेचर में से हाइड्रोजन का सैंपल उठाएंगे तो हमें सैंपल में तीनों तरह के हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। सिमिलरली हम एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्लोरीन 17Cl35 एंड 17Cl37। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो Z विल बी इक्वल्स टू 17, A विल बी इक्वल्स टू 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 35 minus 17 will be equals to 18. In case of Z will be equals to 17, A will be equals to 37 and number of neutron will be equals to 37 minus 17. This will come out to be 20. मतलब इसमें 17Cl35 में 18 न्यूट्रॉन है एंड 17Cl37 में 20 न्यूट्रॉन है। अब यदि हम क्लोरीन का सैंपल पिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17Cl35 और 17Cl37 का मिक्सचर मिलेगा इन पर्टिकुलर कंपोजिशन। तो आपको पता है हमने एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया था, बाय यूजिंग एवोगैड्रो लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक सैंपल लिया और उस सैंपल को किसी कंटेनर में फिल किया और उसका हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करूंगी कंटेनर। नाउ इस कंटेनर में मैंने 1 मोल क्लोरीन गैस को फिल कर दिया। अब ये क्लोरीन गैस में 2 टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से, 17Cl35 एंड 17Cl37। और इन दोनों का जो रेशियो है, नेचर से हम जो भी सैंपल पिक करते हैं उनमें इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि ये रेशियो कैसे पता, तो ये रेशियो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है ना। यहाँ पे अगर हमको रेशियो में परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 75% और 25%। हम दोनों का यूज करके, परसेंटेज और रेशियो दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 17Cl35 और 17Cl37 दोनों इसमें फिल है, तो इसमें एवरेज एटॉमिक मास कितना है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, 1 मोल गैस को फिल किया है। अगर मैंने इसमें 1 मोल गैस को, यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन गैस को 1 मोल को, इसको वेट कर लिया, इसका मास आ गया और इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक एटम का मास। और वो जो मास मिला वो एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि इसमें तो दोनों टाइप के एलिमेंट है। तो हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल रही है एटॉमिक मास की, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, एवरेज एटॉमिक मास की मिल रही है। और क्योंकि क्लोरीन के 2 टाइप्स के आइसोटोप्स अवेलेबल है और दोनों आइसोटोप्स का मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट है, दैट इज व्हाई हमको क्या मिलता है, उसका एवरेज एटॉमिक मास मिलता है। मूविंग टू द कैलकुलेशन, यहाँ तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया मास, और क्योंकि मैंने इसमें 1 मोल गैस भरी है, तो मैंने इसमें 1 मोल गैस भरी है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, 22.7 लीटर है, और उसमें मैंने गैस भर दी, कंप्लीटली फिल कर दी। तो ये जो कंटेनर है इसमें अब 1 मोल गैस ही है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है। परंतु यदि हमको डाटा गिवन है तो उससे हम एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या कर लें, एक फॉर्मूला डिराइव कर लें। तो उसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला डिराइव करने के पहले हम इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का कैलकुलेटिवली किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास वो निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एटम है क्लोरीन का 17,
Cl35 में इसके कितने रेशियो दिया है, तो इस कंटेनर में मैं सपोज कर लेती हूँ कि 3x क्या है, 3x मॉलिक्यूल है 17Cl35 के और x मॉलिक्यूल है किसके 17Cl37 के। जब हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से लेते हैं 3x और 1x आपको, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, let the number of 17Cl35 be 3x and number of 17Cl37 equals to x। अब हमें मालूम पड़ गया कि ये वाले जो एटम है उनके नंबर है 3x, तो यदि एक 17Cl35 का मास 35 है तो 3x का कितना होगा, मास ऑफ 17Cl35 will be equals to 3x into 35. This will come out to be 105x and mass of 17Cl37 will be equals to x into 37. This will come out to be 37x. अब हमें क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है, टोटल मास ऑफ क्लोरीन एटम। This will come out to be 105x plus 37x and this will be equals to 142x। अब हमको पता है नंबर ऑफ एटम्स will be equals to 3x plus x equals to 4x। अब आप यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास will be equals to 142, फॉर्मूला लिख देती हूँ, टोटल मास ऑफ एटम्स अपॉन टोटल number of atoms। total mass 142x and total number of atom will be equals to 4x। x से x कैंसिल, जब आप इसको कट करेंगे तो कैसे होगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 and 5 35.5। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब बार बार हम इस अप्रोच को अप्लाई करने की बजाय हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, देखो 17Cl35 और 17Cl37 का कुछ रेशो गिवन था आपको कि 3x इसके हैं और x इसके हैं। परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज से कर लेना, परसेंटेज को रेशो में बदल लेना, या परसेंटेज से भी हम कर सकते हैं, पर जब भी परसेंटेज में देंगे तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 100। आउट ऑफ 100 75 एटम्स ऑफ किसके, 17Cl35 के एंड 25 एटम किसके होंगे, 17Cl37 के। तो हम दोनों अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला इसका बना लेते हैं। Let us move to the formation of formula of average atomic mass. I suppose that मेरे पास में दो isotopes हैं किसी भी एलिमेंट के। Let's suppose I have I1 and I2 two isotopes and its atomic mass will be equals to m1 and its atomic mass will be equals to m2 एंड इसका जब परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो या नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, ये परसेंटेज कंपोजिशन से भी हमने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाले थे किसके, क्लोरीन 35 के और क्लोरीन 37 के। तो हम यहाँ पे क्या मान लें, इट हैव n1 moles of I1 isotopes and its n2 moles of isotopes, then mass of I1 isotope can be calculated by, देखो मास
will be equals to number of moles into molar mass. कौन सा फॉर्मूला लगाया? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास. तो मोलर मास की वैल्यू को इधर ले गए तो मास की वैल्यू निकल आई. यहाँ पे इसको हम बोलेंगे W1 एंड मास ऑफ I2 कैसे निकालेंगे? W2 विल बी इक्वल्स टू N2 इंटू M2. नाउ आपको करना है टोटल मास कैलकुलेट. तो टोटल मास विल बी इक्वल्स टू N1 M1 प्लस N2 M2 एंड फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस N2. नाउ आप क्या कर रहे हो? एवरेज एटॉमिक मास will be equals to total mass upon total number of atom. Total number of atoms. This will come out to be average atomic mass will be equals to total mass N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2. ये हमारा फॉर्मूला बन गया जनरल. यदि हमारे पास में 2 आइसोटोप्स है तो हमने N1 M1 पहले आइसोटोप्स का मास लिया, N2 M2 दूसरे आइसोटोप्स का मास लिया. यदि हमारे पास में 3 आइसोटोप्स लेंगे होंगे तो हम क्या करेंगे? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. तो हम that is how we can calculate average atomic mass of an element which is in the some ratio in which some isotopic ratios are present. तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है क्लोरीन वाला. अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. इधर वो आपको बोलेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो या आपको बोलेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है. तो हाउ वुड यू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन व्हाइल यू हैव गॉट द एवरेज एटॉमिक मास? तो मैं क्वेश्चन वैसा सॉल्व करवा देती हूँ और फिर अपने हम लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे. Now let us solve this question. Question is the atomic mass of X is 10.8 unified mass. आपको दिया है, आपको given है average atomic mass. If X exists in the form of X10 and X11, then calculate the percentage composition of each isotopes. परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मतलब आपको परसेंटेज निकालना है. तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. आखिरी में रेशियो भी निकाल के आपको बता दूंगी. तो आपको क्या गिवन है? यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है. मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 100. क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो जब भी हम परसेंटेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 ही लेते हैं. तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एटम्स में क्या आएगा? X10 एंड X11 विल बी इक्वल्स टू 100. अब टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मान लिए मैंने? 100. अब एक सपोजिशन और कर रही हूं. लेट द number of X10 elements, X10 atoms will be equals to X. Then the number of X11 atoms will be equals to 100 minus X. अब हमें यहाँ पे दोनों के नंबर पता पड़ गए, दोनों के मास भी पता है. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ X10
एटम्स। x10 एटम्स के मास को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स इनटू इट्स मास, तो इसका मास कितना है 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 into x, this will come out to be 10x, and mass of, अब दूसरे में निकालेंगे mass of x11 एटम्स, तो देखो इसका मास 11 है और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने 100 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x इंटू 11, यू कैन कैलकुलेट टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल mass will be equals to 10x plus 100 minus x into 11, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 100, जो कि हमने पहले ही assumption बना लिया है। तो अब आखिरी के स्टेप एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा, अब नाउ एवरेज एटॉमिक मास का हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, एवरेज atomic mass will be equals to total mass upon total number of atoms, total mass of atoms, तो average atomic mass will be come out to be, देखो एवरेज मास की, अब एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू गिवन है 10.8 यूनिफाइड मास, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू को पुट कर देते हैं 10.8 विल बी इक्वल्स टू 10x, और ब्रैकेट को भी मैं साथ में सोल्व कर देती हूँ, 11 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो क्या होगा 1100 माइनस 11x अपॉन 100, अब क्या करें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इधर चला जाएगा, तो 100 इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी 1080 विल बी इक्वल्स टू 10x में से 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस x, तो यहाँ होगा 1100 माइनस x। अब इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्या करूं 1100 को मैं इधर ले आती हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 1080 माइनस 1100 विल बी इक्वल्स टू माइनस x, 1100 में से 1080 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1000 में से 1000 माइनस किए तो 100 में से 80 माइनस किए तो 20, और ये साइन कौन सा, देखो बड़ी नंबर है नेगेटिव साइन का, तो यहाँ पे आएगा -20 विल बी इक्वल्स टू माइनस x, और x विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 20%, क्योंकि नंबर ऑफ एटम हमने किसमें माने थे 100 माने थे, तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये आंसर आ रहा है परसेंट में। अब x कौन से एटम्स को माना हमने, जिनका मास x10 है, तो जिनका मास x11 है उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे x11 परसेंटेज ऑफ x11 विल बी इक्वल्स टू 80% और percentage of x atom. That is how you can calculate the percentage composition of atom isotopes in a mixture. अब आपसे यदि रेशियो पूछा जाए तो आप पहले परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन आ गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए सिर्फ करना है 20:80 और इट विल कम आउट टू बी 1:4, 1:4, तो हम रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज देखो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, अब हम एवरेज मोलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द टॉपिक एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और वहीं पर मैं आपको वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।